सही है थोड़ा सा अपने से पहले समानता दिया है ये फ्रांस की क्रांति में इस तरह से आता है। अगर बाबा साहब को इनकी कॉपी करनी होती तो उसी तरह से लेते, ठीक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत को ध्यान में रखते हुए, भारत की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए उनको स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी पहले। बहुत से लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बाबा साहेब स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, और सही बात है, नहीं चाहते थे। वो पहले समानता चाहते थे। क्या चाहते थे? भारत के अनुसार पहले नंबर पर आती है समानता। क्यों आती है पहले नंबर पर समानता? क्योंकि विविध धर्मों के लोग यहाँ पे वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने सुना है ना, विविध धर्मों के लोग हैं इसमें, उनको भोगा देना उसलिए उनको नहीं मानता। क्यों भारत में समानता की जरूरत है? कोई बता सकता है? अभी इतनी चर्चा हो रही इतने दिनों से अपने क्लासेस में। उस समय ये इससे पता चलता है आप लोग कितना पढ़ रहे हो वापस जाते हैं। नहीं, कितना मतलब जान रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। सबको समान माना जाता था क्या? नहीं, छुआछूत था। जब बाबा साहब का बात करते हैं तो एकदम मानना चाहिए कि बाबा साहब को अस्पृश्यता के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा। हमें बाबा साहब की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की तो हिस्ट्री नहीं जाने हम, लेकिन जब बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब ने क्या क्या भुगता ये तो भी ध्यान रखो ना। इतना पढ़ लिखने के बाद में भी उनको समानता का व्यवहार नहीं देते थे। हाँ, ये असमानता का व्यवहार था। मानव को मानव समझा नहीं जाता था। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट नोट करो। और बाकी मानव ने मानव के साथ मानव की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और किसके आधार पर नहीं हो रहा था? जाति के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर समानता का अधिकार आपने पढ़ा है। कौन कौन से आधार थे? देखो, स्वतंत्रता में आना भाषा, जाति, लिंग, रंग, राज्य नहीं था। हाँ, भाषा भी कह रहे हैं। भाषा ये भाषा और प्रांत में बताना बहुत मुश्किल है। प्रांत यानी राज्य ना, राज्य। क्या बोलते? प्रांत माने राज्य। प्रांत इंग्लिश में क्या पढ़ाता है प्रांत यानी? हाँ, वो राज्य या ये सब में समानता नहीं थी। बात यह है, स्वतंत्रता ये सबकी मिल जाती, लेकिन समानता नहीं तो कैसे होगा? और आज भी वही हो रहा है। हमको स्वतंत्रता मिल गई है, फिर भी अभी भी संवैधानिक रूप में समानता है, लेकिन सोशली यानी हमारे लाइफ में समानता नहीं मिल रही। हमारे परिवार में लिंग की समानता नहीं है क्या? परिवार में लड़की और लड़के में भेद अभी भी हो रहा है। उनके पढ़ाई को लेकर या उनके जो क्या कहते हैं उनका पालन पोषण करने के, हाँ, तो उसके आधार पर इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप लोगों को मालूम है, घरेलू हिंसा है ना, यानी स्त्री पुरुष का भेद
कानूनी तौर पर मिल गया, बाबा साहब ने समानता को प्राधान्य दिया और कानूनी रूप में ये मिल गया, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों के ऊपर वो भारी है। पहले वाला जो होते जा रहा था उनको वो अच्छा लगता था क्योंकि उनका वर्चस्व होना चाहिए। जो भी भेदभाव करता है वो ये सोचकर भेदभाव करता है कि उसको अच्छा लगता है दूसरे के ऊपर अत्याचार करके। लिंग के आधार पर हो रहा है, यहाँ पे जाति के आधार पर अभी इतने सारी घटनाएं अभी भी हम लोग देख रहे हैं। कानूनी रूप से सजा होने के बाद में भी कोई नहीं डर रहा है कानून से, क्योंकि वो धर्म के ऊपर डिपेंड है। हाँ ठीक है, रंग के आधार पर उतना यहाँ पर नहीं है जितना अभी भारत के बाहर में रंग के, लेकिन भारत में भी है। साउथ के लोग अगर आते हैं तो उनके साथ में सही व्यवहार नहीं होता है लोगों का, काले हैं बोलकर उनके साथ में भी भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि डर भी लगता है उनको देखकर। नहीं, किस जाति का है, किस लिंग का है, कौन सा रंग है, कौन सा वर्ग है, अमीर गरीब ये सब नहीं देखना है, कौन से राज्य का है ये भी देखना है। अभी जैसे मणिपुर में होता है तो इधर वाले लोग बोलते हैं मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं, ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं। आसाम, मणिपुर, हाँ तो तुम्हारा इंसान है ना, फेस तो सबका अलग अलग है, लेकिन उनका फेस का अलग है, इसका मतलब भारत के लोग नहीं है क्या? उनके ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होता क्या? संविधान लागू नहीं होता क्या? हाँ, ये भेद सारे मिटने चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसलिए बाबा साहब कहते हैं मैं पहले भारतीय हूँ और आखिरी में भी भारतीय हूँ। यानी हमने भारतीयता को महत्व देना चाहिए एक इंसान के रूप में, ना कि मैं किस जाति से हूँ, किस लिंग से हूँ, किस रंग से हूँ, किस राज्य से हूँ। ये सबको ध्यान में रखने की बजाय हमने देखना चाहिए कि मैं इंसान हूँ और इंसान भारत का है जो भारत का नागरिक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आ जाता है। और बाबा साहब चाहते थे कि अगर भारतीयता पहले आएगा तो ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे कि जो दूसरे को अपने जैसा समझता है उसी को स्वतंत्रता मिलती है। मैं हमेशा छोटा सा उदाहरण देती हूँ, महिलाओं को जो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाने के लिए एक ही उदाहरण देती हूँ कि मुझे भूख लग रही है और दूसरे को मैं अपने जैसा समझ रहा हूँ तो उसको भी भूख लग रही होगी। समानता क्या कहती है? मेरे को भूख लगी है तो उसको भी लगी होगी। ये भाव उत्पन्न होना इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो व्यवहार है, मुझे चाहिए पूरा, तुम मेरी गुलाम हो, तुम औरत हो या तुम दूसरे जाति के हो तो तुमको भरपेट खाना खाने की जरूरत नहीं, पहला अधिकार हमारा है भरपेट खाने का, चाहे बच्चे न बच्चे। तो ये समानता का व्यवहार हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये भूख से हमको समझ में आता है। तो मुझे रोटी खाने का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, जो संविधान में आता है कि हमको रोटी कपड़ा मकान मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन कैसे? पूर्ण गरिमापूर्ण तरीके से मिलने का अधिकार है। और ये गरिमापूर्ण समझता है क्या? ससम्मान, ससम्मान। फेंक कर दिया हुआ, फेंक कर दिए हुई रोटी नहीं चाहिए, सम्मान से दिया हुआ। ठीक है, तो सम्मान से दिया हुआ हमें रोटी चाहिए, फेंक कर कुत्ते को देते वैसे नहीं देना है। यानी कुत्ते को तो भी कभी कभी प्यार से पास में बुलाकर देते हैं, गाय को पास में बुलाकर उसकी पूजा हाथ पैर जोड़कर उसको देते हैं, लेकिन इंसान को बोलते हैं निकल यहाँ से, उधर बैठ, और फिर उसको दूर से ऐसे देते हैं। पानी अभी तक वैसे ही दिया गया है,
रोटी में पानी आता है। मारवाड़ी तो उनके घर में अगर ये अपनी भाई लोग जो काम करने जाती है हाँ। उसको थाली अलग रखी जाती है और वो थाली अगर उन्होंने कुछ नाश्ता वास्ता दिए तो उनको उठा के वो अपना रख के रखना पड़ा। ऐसा अभी भी है। हाँ, तो वही बात है ना, ये लोगों को अभी भी छुआछूत में विश्वास है। ये लोगों को अभी भी आने भी नहीं देते। अगर हाँ। किसी से उसकी इंक्वायरी करने की है तो पूरा ये देखते ही कौन से जाता है और केस की रिपोर्ट करते हैं। वो से ऐसे लोग ना सब नाम या जात पता काम करते हैं उनके घर तो ये गलत है ना। हम लोगों को जो सही सम्मान नहीं देते उसके गुलाम बनते हैं जाकर। यानी पैसा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, चलो रोटी महत्वपूर्ण है, उसके लिए पैसा कमाना है, तो बहुत से तरीके हैं। जानबूझकर अपमानजनक जिंदगी जीना ये कोई इंसानियत नहीं है। दूसरों को दोष देते लेकिन खुद भी हम इस तरह का अगर करेंगे तो गलती हमारी हो जाती है। बाबा साहब ने वही बताया यहाँ पे कि ये अगर इस तरह का है तो हमको हाँ ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। क्यों करना है? सम्मान से जीना मुझे सम्मान से जीने की बात करते हैं यहाँ पे। बहुत महत्वपूर्ण होता है समानता के साथ में हमको क्या मिलना चाहिए? सम्मान, सम्मान पूर्वक जिंदगी। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये सम्मान पूर्वक तभी मिलेगा क्योंकि सम्मान तो दूसरे से मिलता है ना। खुद का भी सम्मान अपने को करते आना चाहिए और दूसरे से भी लेते आना चाहिए। जब दूसरा तभी तुम्हारा सम्मान करेगा जब तुम खुद का सम्मान करोगे, सही है। और ये तभी होगा जब तुम खुद को मानव समझोगे और दूसरा भी तुमको मानव समझेगा। बाबा साहब ने जो पहला आंदोलन किया था महाड़ का पानी के लिए, याद है किसी को? बहुत बार मैंने पूछा है आप लोगों को, कितने लोगों का भी याद है मालूम नहीं, बहुत से बार क्लासेस में लिया है। वहां पर जो बहुत से लोग गए हो ना, तुम लोग सब महाड़ गए हो? हाँ, तुम नहीं गई हो? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग गए हैं इनको मालूम होना चाहिए वहां पे जो बाबा साहब का पुतला है उसके नीचे क्या लिखा है। हर बार मैं याद दिलाती हूँ। ये लिखा है कि ये पानी पीने का अधिकार नहीं, यहाँ पर हम ये सम्मान चाहिए इसलिए आंदोलन हुआ, ऐसा कुछ लिखा। मतलब जो बताया मराठी में याद होना चाहिए, मराठी में हो तो भी एक वाक्य जो होते हैं ना उसको कोट होता है उनका, उनको कोट कहते हैं। कोट जो होते हैं, जो शब्द होते हैं वैसे ही होने चाहिए और उसका अर्थ भी समझना चाहिए। याद ही नहीं है ना, कितने बार लिखकर भी दिया है, बताया भी है, कैलेंडर्स में लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उस बात को तो हमने एक प्रचारक के तौर पर हर बार हमारे जुबान पर होना चाहिए, लोगों को उसकी पहचान करवानी चाहिए, वो बात बताते रहना चाहिए। जैसे तुमको त्रिशूल पंचशील याद है वैसे वो याद रहना चाहिए। बहुत बड़ा वाक्य है वो, बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। बड़ा बोलने की वजह मैं इम्पोर्टेंट कह रही हूँ। ये लिख दे, हाँ? लिख दे। संघर्ष, संघर्ष। मैं बहुत दिनों में नहीं देखी उसको। युद्ध है ये, संघर्ष। सब लोग बोलते हैं पानी का सत्याग्रह, पानी का सत्याग्रह। हाँ? मानवीय हक के लिए है, ये नहीं समझते ना, और ये नहीं समझते इसलिए बाबा साहब को नहीं समझते।
इसका अर्थ ही है नीचे वाले बटन पे वो नहीं भाई इसका क्या है? हाँ इसका भी है। यहाँ पे आओ ना, जो यहाँ। वाला नहीं। तो हर जाति के लोगों को, हर लिंग के लोगों को, हर तरह के लोगों को वो इंसान मानते थे, मानव मानते थे, और हर मानव को अधिकार है पानी पीने का, रोटी कपड़ा और मकान, उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपनी शुरुआत आंदोलन की इसी से की थी। ठीक है, और ये संघर्ष का अर्थ होता है युद्ध, ऐसा युद्ध जो बिना तलवार बिना बंदूक के हुआ। ये ध्यान रखना है, बाबा साहब ने जो युद्ध छेड़ा था वो बिना शस्त्र के हुआ था। इसको ध्यान रखना है ना। रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति और कहते हैं। फ्रांस की जो क्रांति थी वो रक्त रंजित ये फर्क पता चल रहा है। ये जो है ये रक्त रंजित क्रांति। और बाबा साहब की क्रांति कैसी थी? रक्तहीन। रक्त विहीन क्रांति। और कहा जाता है, बाबा साहब पर आरोप लगाया जाता था कि फ्रांस की क्रांति से बाबा साहब ने काम किया। कितनी गलत बात है। और रक्त विहीन क्रांति किससे सीखे बाबा साहब? बुद्ध से। बुद्ध से। बुद्ध की क्रांति भी रक्त विहीन क्रांति थी। बुद्ध की क्रांति भी समानता पर आधारित थी, है ना। इतनी बड़ी समानता थी कि उन्होंने स्त्री पुरुष को में तो बिल्कुल दिखने में भी भेद खत्म कर दिया था, चीवर देकर। स्त्री और पुरुष का चीवर ऐसा है, भिक्खु भिक्खुनी का चीवर ऐसा है कि वो देखकर पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन स्त्री है कौन और कौन पुरुष है। इतनी बड़ी क्रांति बुद्ध ने लाई थी लैंगिक समानता की। प्रश्न जब उठता है ना कि आप लेडीज हो या जेंट्स हो, गर्व करो कि वो बुद्ध ने ये क्रांति लाई है और तुम्हें वो प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल, वो पूछना ही तो वो यश है बुद्ध का, वो यश है, सक्सेस है बुद्ध का। हम अभी वहाँ गढ़चिरौली गए थे ना, तो हाँ। इनका टिकट तो लेडीज़ के लिए थोड़ा वो है छूट, तो इनका तो वो बना रहा था, तो मैंने कहा 2 बनाने हैं हमारे छूट में, तो कह रहा दोनों लेडीज़ हैं क्या आप? कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर दिया बुद्ध ने लोगों के सामने। हाँ। वो क्या पूछ रहे ये समझने के बजाय ये देखो कि बुद्ध ने लोगों के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न कर दिए कि उनको सोचना पड़ रहा है पुरुष है या स्त्री है। अभी कल की बात है, यहाँ टेका नाका पे मैं खड़ी थी, इनका इंतजार कर रही थी, तो एक भिक्खू आया स्कूटी से, वो रुका, पूछने लगा मराठी में कुट्टा रहा, पहले क्या बोला वो समझ में नहीं आया, तो मैं हंस दी, फिर उसने बोला कुट्टा रहा, तो मैंने कहा मैं बुद्ध विहार, मेरी आवाज़ सुन के फिर वो चले। उसने सोचा शायद ये भिक्खू है, लेकिन जब आवाज़ देखी कि लेडीज, हाँ, आवाज से, वो भी ध्यान से सुने तो, नहीं तो पहचान में नहीं आती। इतनी बड़ी समानता की क्रांति बुद्ध के अलावा किसने की है भाई? बाबा साहेब ने। अरे किसी ने क्रांति ही नहीं की, किसी और ने क्रांति ही नहीं की। धर्म क्या कहते हैं, सब कहते हैं धर्म धर्म धर्म, ये क्रांति थी। ठीक है, और उसी को बाबा साहब ने सबसे पहले लिया, क्योंकि बाबा साहब को बुद्ध के विचार पता थे, बुद्ध की शिक्षा पता थी, बुद्ध की क्रांति पता थी, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता छोड़कर पहले समानता लिया, है ना।
किसने एक तरह से युद्ध छेड़ा मानवीय हक के लिए। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब ये जो है इसको मिलने के बाद में जो मैंने बताया कि यहाँ इस क्रांति से बाबा साहब ने दो महत्वपूर्ण बातें साबित की। वो कौन सी है? एक, जो समझ गए बाबा साहब की क्रांति के साथ थे, उनको खुद की पहचान करवाना कि मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं। ये पहला, क्योंकि वो मानव खुद को नहीं समझते थे ना। वो क्या बोलते थे? हमारी किस्मत में है, हम ये जाति के हैं, हम अस्पृश्य हैं, तो हमारे साथ में ऐसा चल रहा है, तो ये तो हमारी किस्मत की बात है, हमारे पूर्व जन्म का परिणाम है। तो वो उसको मान्य कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इस क्रांति से बाबा साहब ने बताया, इस आंदोलन से, कि पहले समझो कि तुम मानव हो। मानव हो तो तुम अपने हक के लिए लड़ो। आज भी महिलाओं को हम देखते हैं, जब बहुत सारे पुरुष कार्यक्रम में बैठे हैं तो महिलाओं को बोलते हैं कुर्सी पर बैठो, नहीं 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 नहीं, नहीं। पुरुष बस रहे ना, खाली बसा, यानी वो अपने आप को मानव ही नहीं समझते हैं कि उनको सम्मान से बैठने को मिलना चाहिए। ये बात उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं है। हाँ, बड़ों के सामने एक रिस्पेक्ट, आदर, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी अपने आप को, एक छोटा दामाद होता है उम्र में, उसके बेटे के बराबर होता है, तो भी दामाद के पैर में बैठती है। कौन आदर करना है यहाँ पे? किसने आदर करना चाहिए? दामाद। दामाद ने अपनी सास की आदर करना चाहिए, क्योंकि उसके माँ के बराबर की है। उसके सामने उसने उसको उठाकर कुर्सी पर सम्मान बिठाना चाहिए। लेकिन यहाँ की, हाँ, जैसे ही दामाद आया कि वो कुर्सी पर बैठी हो तो वो उठ जाएगी और नीचे बैठेगी। हाँ, तो ये दोनों साइड में समझना है। एक तो वो महिला ने समझना है कि मैं मानव हूँ, मैं मानव हूँ, मानव का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। और दूसरा, देने वाले को देखो, दो बातें करना, एक कि मैं मानव हूँ इसलिए मुझे मानव का अधिकार चाहिए, और दूसरा, ये मानव है तो मैंने इसके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। दो, यानी किस तरह से बताया बाबा साहब ने कि जो लोग मानवता का व्यवहार नहीं करते थे उनको बोला कि बाबा रे, अभी तुम समझ जाओ, हम अब मानव है ये हम जान गए हैं, तो डेयर नॉट हमारे साथ में अमानवीय व्यवहार। ये एक तरह का चैलेंज बाबा साहब ने दिया था कि अभी ये लोग सब समझ गए हैं कि वो मानव है, तो उनके साथ में मानव का ही व्यवहार है। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो बाबा साहब ने यहाँ पे इस आंदोलन के माध्यम से साध्य किया। और जब ये सब आया तो ये समानता की बात आई, मानव समझने लगे, तो अपने हक के लिए लड़ पड़े। कौन से हक के लिए? सबसे उसके बाद में जो आया वो है स्वतंत्रता। यह कौन सा हक था उनका? स्वतंत्रता का अधिकार। मैं खुद को मानव समझता हूं तो मुझे स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। बिना समानता के स्वतंत्रता ना तुम ले सकते हो, ना किसी को मांग सकते हो, ना तुम जी सकते हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये स्वतंत्रता के अधिकार में फिर उनको पढ़ने का अधिकार मिला, है ना, अच्छा घर बनाकर रहने का अधिकार मिला, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, सार्वजनिक जगह पर आने जाने का अधिकार मिला। ये सब पढ़ाया गया आप लोगों को, है ना। आपका अपना काम, कार्य क्या करना चाहिए,
कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, इसका अधिकार आपको मिला। आपने मांगा, आपको मिला। मांगा मतलब क्या किया? बाबा साहब ने उसको संविधान में ही लिख दिया, संविधान में ही लिख दिया। अब वो लिख दिया, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी भी चमार कहते हैं कि मुझे गर्व है चमार होने पर, तो मैं यही काम करूंगा। अरे करो वो काम, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन उसके मालक बनो ना। तुम्हारे मालिक तो दूसरे बन रहे हैं, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है तुम तो सिर्फ गुलामी कर रहे हो वहां पर। दूसरों की गुलामी मत करो। हाँ, तुम्हारा जो कार्य है उसमें इस तरह का करो कि वो कार्य से तुमको सम्मान मिल पाए। क्या वो सम्मान मिलने के लिए तुम वो कार्य कर रहे हो? क्या कितने पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा पेट भरने के लिए कर रहे हो, चाहे आप बूट पॉलिश कर रहे हो चमार बोलकर, तो पैसा तुमको फेंक कर दिया जा रहा है। ये सम्मान है? ये तुम्हारा प्राउड फील करना है, गर्व करना है कि मैं चमार में अपना काम कर रहा हूं। तुमको पैसा फेंक कर दिया जा रहा है तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं है ना, वो अपमान है। तुम्हारे काम को कम समझा जा रहा है। तो सम्मान पूर्वक काम करने का अधिकार तुमको मिलना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता, ये समानता, तुम अपने आप को मानव समझोगे, दूसरों के समान खुद को भी समझोगे, तो वैसा व्यवहार करोगे। और कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो तुम आवाज उठाओगे। आवाज उठाने का अधिकार भी तुमको मिला है। भाषण देने का, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्रता कब आएगी? विचार कब रख पाओगे? जब तुमको लगेगा कि वो विचार रख सकता है, मैं क्यों नहीं? मैं भी तो मानव हूं, मैं उससे कम हूं क्या? मेरे विचारों को क्यों कीमत नहीं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो बोलने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, ये अधिकार स्वतंत्रता का तुम खुद को मानव समझोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं बोल गया हूँ, मैं पाइया हूँ, मैं बोलो नहीं पाइए, इस तरह का हो गया तो गड़बड़। यानी हम महिला अपने आप को बोलते, क्योंकि बचपन से तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया कि लड़कियों ने पुरुषों के सामने बोलना नहीं है, तो वो उसने अपने आप को पुरुष के बराबर ही नहीं समझा। पुरुष अपने आप को मानव कह रहा है, तुम मानव क्या पुरुष के बराबर भी नहीं समझा तुमने, तो मानवता छोड़ी दो। वो कर सकता है लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसको अपने आप को उससे कम समझते हो। तो तुम्हारे लिए वो निर्णय लेता है। तुम्हारे लिए कौन निर्णय लेता है? पुरुष निर्णय लेता है, और तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम उसको मान लेते हो। लैंगिक वाला थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये जरूरी है, यहाँ पे महिला है इसलिए बताना है ना। तो ये जरूरी है समझना कि हमको अधिकार मिला है विचार व्यक्त करने का, और आपको हम बोलते हैं यहाँ के विचार व्यक्त करो। हम बोलते हमको हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, हमारी बुद्धि कम है, हमको नहीं। अरे कोशिश तो करो, तुम इंसान नहीं हो क्या? और इंसान हो तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? अच्छे से अभ्यास करो ना। क्यों नहीं रख पाओगे अपने विचार? रखो। और फिर कोई बोलता है कि स्टेज पर नहीं बिक्कू ही बैठेगा, बिक्कू ही बोलेगा, तुमको नहीं बोलने का अधिकार, तुम क्या गलत कर रहे हैं फिर? क्योंकि हम अपने आप को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे ना, हम अभ्यास ही नहीं कर पा रहे। तो ये हमको करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पर वो फिर से वही वाक्य आता है, बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी की, हाँ, बंद होता ही नहीं है हम लोगों से, खास करके महिलाओं से।
और बाकी जाति के बारे में बात करें तो वो भी बंड नहीं करते, क्योंकि स्वार्थ के तहत उनको पैसा मिल जाता है, उनको शराब मिल जाती है, उनको दूर अलग अलग करने का प्रयास जो होता है, इसके चक्कर में वो भी बंड नहीं करते। इकट्ठा आकर बंड भी करना है तो इकट्ठा आकर करना पड़ता है, अकेले अकेले करने से कुछ नहीं होता है। अकेले करोगे तो तुमको थोड़ी देर के लिए सम्मान मिलेगा। हमारी एक बिकुनी दिल्ली वाली करती है बंड, लेकिन उसके बारे में सपोर्ट नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो बंड करती है लेकिन अकेले कर रही ना, अकेले नहीं करना है, हमेशा संगठन के साथ मिलकर करो। जैसे माँ प्रजापति जैसे माँ प्रजापति गौतमी बिकुनी ने किया था, अकेले गई तो उसको समय नहीं है बोलकर टाल दिया गया। 500 महिलाएं लेकर गई बिकुनी बनाकर, समूह में ताकत। समूह में ताकत होता है। आप सबको अनुभव है अभी बैंगलोर में जो हुआ था, 2 बिकुनियां गई तो उनको कार्यक्रम में भी नहीं बैठने दिया गया, लेकिन हम इतने सारे बिकुनियां चले गए तो उनके पास तो गए ही नहीं थे, तो हमको बुलाया गया, बुलाया गया, आ जाओ आपके लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमने बोला था नहीं, हमारी ताकत देखी उन्होंने, इतने सारा संग देखा तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे संग को महत्व दिया जाता है। अकेले बुलाएंगे तुमको 2 पैसा दे देंगे, तुमको हार फूल दे देंगे, जमीन भी दे देंगे, और बाद में क्या बोलेंगे, देखो लालची, पीछे में ऐसे ही बोलेंगे, लालची बोलेंगे, बंडखोर बोलेंगे। संघ को बंडखोर नहीं बोल सकते, ध्यान रखो। बंडखोर एक व्यक्ति को बोला जाता है, संघ को बंडखोर नहीं बोला जा सकता, इसको भी हमें ध्यान रखना है। बंडखोर मतलब बंड करने वाला यानी विद्रोह करने वाला। संघ को विद्रोही नहीं बोलेंगे ना, विद्रोही। संघ कैसे बोलेंगे? नहीं, बंड मराठी है, बंड मराठीमध्ये म्हणतात, हिंदी में विद्रोह होता है। आणि उर्दूमध्ये बगावत म्हणतात। ठीक है, तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि स्वतंत्रता हासिल करना है तो पहले मानव समझो, और आप सारे मानव मिलकर एक हो जाओ ना, सारे मानव मिलकर एक हो जाओ तो कौन छीनेगा? किसमें ताकत है तुम्हें स्वतंत्रता से जीने की? पूरा अधिकार छीन ले, किसमें ताकत नहीं है। इसीलिए पिछली बार मैंने तुमको समझाया था, बाबा साहब ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या बताया? मिलकर शिक्षित बनो, क्या करो? हाँ, संघर्ष का क्या नाम दिया था? जागरूक। तो है कि ग जागरूक में, तो कि ग कमल का। हाँ, और फिर संगठित हो। अगर ये संगठन बन जाएगा, और ये संगठन कैसे? शिक्षा लेकर, इसलिए बाबा साहब ने पहले शिक्षा का शुरुआत की। ये करने के बाद में मानवीय हक तुम्हारे कौन कौन से हैं ये समझने के लिए तुमको शिक्षा लेना जरूरी है। बिना शिक्षा लिए तुम्हें तुम्हारे हक पता नहीं चल पाएंगे। समझ में आ रहा है? बिना शिक्षा के तुम्हें हक तुम्हारे क्या है ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो पढ़ लिख जाता है वो शेरनी की तरह दहाड़ता है। शिक्षा वाघिणीचे दूध आहे, जो पील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। गुरगुरते कशाला? क्यों दहाड़ेगा? अपने हक के